मिस्टेक हो गई गलती से। जब हम पिंड को किसी ऊंचाई h से फेंक रहे हैं, ठीक है, ये ऊंचाई h से इसको आप फेंक रहे हो, तो मूल बिंदु पर जो y का निर्देशांक हो गया इसको हम कहेंगे y1, ये हो गया 0, सॉरी ये हो गया h, y1 का जो मान है वो हो गया h, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, ये h हो गया। और x1 का जो मान है वो हो गया 0, क्योंकि जो मूल बिंदु है अब वो हमारा कहां पर है, y अक्ष पर। जब मूल बिंदु यानी प्रारंभिक बिंदु x अक्ष पर हो तो समझ लीजिए कि y निर्देशांक का मान 0 होगा। और अगर ये y अक्ष पर x अक्ष पर हो तो y निर्देशांक का मान 0 होगा, और y अक्ष पर हो तो x निर्देशांक का मान 0। तो ये पहला बिंदु है जिसको हम कहते हैं ए बिंदु, ठीक है। ए बिंदु कहते हैं, प्रारंभिक बिंदु को हम ए बिंदु कह रहे हैं, तो ए बिंदु पर हम क्या कहेंगे, x निर्देशांक का मान 0 है और y निर्देशांक का मान h। x निर्देशांक का मान 0 क्यों है, क्योंकि ये y अक्ष पर है। y अक्ष का मान h क्यों है, कि मूल बिंदु से इस ए बिंदु की जो दूरी है वही इसका y निर्देशांक कहलाएगा, ठीक है, ये इसका y निर्देशांक हो गया, और इसको अपन क्या करें, h ऊंचाई। अब अगर मैं इसको फेंकता हूं और कुछ समय पश्चात ये गति करता, क्षैतिज दिशा में फेंक रहा हूं, कुछ समय पश्चात गति करता हुआ ये यहां पहुंच गया, ये बी बिंदु पर पहुंच गया, ठीक है। तो बी बिंदु जो है वो एक्स अक्ष पर है, और जब बी बिंदु के निर्देशांक निकालूंगा तो जो एक्स अक्ष पर बिंदु होता है उसके लिए y निर्देशांक का मान 0 होता है, तो इसके लिए y निर्देशांक यानी y2 का मान 0 आ गया, ठीक है। और x2 का मान कितना है, तो ये बिंदु इस x अक्ष को जहां काटेगा इसको अपन मान लेते हैं ये दूरी को r, तो x2 का मान हो गया आपके पास में r, x2 का मान आपके पास में क्या हो गया, r हो गया। अब अगर मैं यहां पर x1 और x2 के जो मान हैं उनको थोड़ा सा और अलग तरीके से डिफाइन करना चाहूं तो कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं, सबसे पहले हम देखेंगे प्रारंभिक बिंदु के लिए, ठीक है, और फिर हम देखेंगे अंतिम बिंदु के लिए। प्रारंभिक बिंदु के लिए हम कहेंगे कि x1 बराबर है आपके पास में 0, और y1 का जो मान है वो आपके पास में है h। इसको हम थोड़ी सी देर के लिए, अगर ऊंचाई हमें नहीं पता हो तो इसे हम y मान लेते हैं। y1 का मान y है जो h के बराबर है, y लिखने का मतलब है कि इसका y निर्देशांक है, y का पहला निर्देशांक y के बराबर है, और इसको अपन h ऊंचाई मान रहे हैं, h ऊंचाई से हमने फेंका। अब इसी तरीके से अगर मैं अंतिम बिंदु पर देखूं तो मैं कहूंगा कि जो दूसरा निर्देशांक है x का, उसको हम x मान लेते हैं बराबर, ये r के बराबर है, और y निर्देशांक जो है y2 उसका मान है 0, क्योंकि जो अंतिम बिंदु है वो x अक्ष पर है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि जब x1 का मान 0 है प्रारंभिक बिंदु पर, हमें समझ में आ गया क्योंकि प्रारंभिक बिंदु y अक्ष पर है और y अक्ष पर x निर्देशांक 0 होता है, ठीक है। इसी प्रकार से अंतिम बिंदु x अक्ष पर है तो इसके y निर्देशांक का मान 0 होता है, तो y2 का मान 0 आ गया, ये भी हमारे समझ में आ गया। लेकिन y1 का मान यानी पहले बिंदु का y निर्देशांक जो है वो h के बराबर है, ये तो हमारे समझ में आ रहा है कि h के बराबर है, लेकिन इसको y क्यों लिया, y1 को y क्यों लिया। देखो y1 तो मैंने समझाने के लिए लिखा है आपको कि ये पहला बिंदु का निर्देशांक है, पर जब आप यहां पर ध्यान से देखोगे तो एक्चुअल में जो मान हमारे पास में आ रहे हैं वो x1 y1 x2 y2 नहीं है, एक्चुअल में जो मान है हमारे पास में 0 और x है। x के दो निर्देशांक क्या है, 0 और x, और y के दो निर्देशांक क्या है, एक तो ये वाला निर्देशांक होगा कुछ भी मान लो, और दूसरा ये। अब x1 y1 और x2 y2 तो हम नाम देते हैं अपने मन से, x1 y1 और x2 y2 तो हम अपने मन से नाम देते हैं, पर अगर आपको केवल निर्देशांक लिखने के लिए कहा जाता ए बिंदु के, ठीक है, गणित के छात्रों आप आसानी से बता पाओगे ये ए बिंदु है, इसके निर्देशांक अपने को निकालने हैं, और ये बी बिंदु है, इसके निर्देशांक आपको निकालने। तो ए बिंदु का x निर्देशांक तो हो गया 0, और y निर्देशांक कितना होगा, तो y निर्देशांक है h के बराबर। और ऐसे ही बी बिंदु का अगर हम देखें तो बी बिंदु का x निर्देशांक तो है r के बराबर, इस दूरी को हम r मान रहे हैं, और y निर्देशांक है 0 के बराबर। अब मुझे बताओ कि अगर मैं y निर्देशांक में आपको ये ऊंचाई नहीं दी हुई होती, थोड़ी सी देर के लिए मान लो कि ये नहीं दिया हुआ है, इस बिंदु की ऊंचाई नहीं दी हुई है, और आपको ये भी नहीं पता है कि इसको आप क्षैतिज परास कहते हो, माइक ऑफ कर लो बेटा अपने, ये भी नहीं पता कि बी बिंदु के निर्देशांक की जो दूरी है वो क्षैतिज परास के बारे में बराबर है,
तब आप क्या करते हैं, जब हमें नहीं पता होता है तो फिर हम x और y के रूप में लेते हैं। तो a बिंदु के निर्देशांक को आप क्या लेते हैं, ये y निर्देशांक क्या होता है, हम कहते हैं ये y का पहला निर्देशांक है, प्रथम बिंदु है इसलिए y का पहला निर्देशांक है, इसको हम y1 कहते हैं। और ये जो b बिंदु है ये अंतिम बिंदु है, ये अंतिम बिंदु है, इसलिए इसका जो x निर्देशांक होता है उसको हम कहते हैं x2। ऐसे हम लेते हैं ना भाई, ये तो x1 y1 और ये हो जाता है x2 y2। जब आपको r और ये नहीं पता होता तो r की जगह, r और x नहीं पता होता तो r की जगह आप क्या लिखते हैं, r की जगह आप लिखते भाई x2 का मान ये x2 है और y2 का जो मान है वो है 0, ठीक है। पर अब आप इसमें देखो कहीं पर भी y1 आपको, आपने देख लिया y1 लिखा हुआ है, कहीं पर भी इन निर्देशांकों में y2 है क्या, कहीं पर भी y2 नहीं लिखा हुआ है, और x2 लिखा हुआ है लेकिन कहीं पर भी x1 नहीं है। जब एक ही निर्देशांक आपके पास में हो या निर्देशांक का एक ही मान आपके पास में हो तो 1 और 2 नहीं लगाते हैं, शून्य के अलावा एक ही मान हो तो हम 1 और 2 नहीं लगाते हैं। तो यहां पर y का हमारे पास में y2 मान उपलब्धि नहीं है, y2 हम कहीं पर भी नहीं लिख रहे हैं इन दोनों में से। ये तो केवल समझने के लिए हम x2 x1 y2 y1 कहते हैं, पर मतलब क्या होता है, x का पहला निर्देशांक और y का पहला निर्देशांक, x2 मतलब x का दूसरा निर्देशांक, y2 मतलब y का दूसरा निर्देशांक, बस दूसरे बिंदु के निर्देशांक है। तो जब यहाँ पर y2 है ही नहीं, दिख ही नहीं रहा, लिखने में कहीं नहीं दिख रहा है, तो हम y2 क्यों लिखे, इसको हम y लिख देते हैं ओनली, इसलिए y लिखा गया। तो y1 का मतलब यहाँ पर y है, और ऐसे x2 हमने लिखा है लेकिन x1 तो कहीं पे है ही नहीं, तो x1 कहीं पर नहीं है तो हम इसको क्या लिखेंगे, ओनली x लिखेंगे। पर इसका मतलब ये नहीं है कि ये चीजें चेंज हो गई, मतलब अभी भी वही है, ये y इसका प्रथम बिंदु का y निर्देशांक है और ये x द्वितीय बिंदु का x निर्देशांक है, ये द्वितीय बिंदु के निर्देशांक है और ये प्रथम बिंदु के निर्देशांक है, मतलब अभी भी वो का वही है, ठीक है। आप चाहे x1 y1 लिखो, x2 y2 लिखो, या 0 और x और 0 और y लिखो। अब जैसे यहां पर हमने किया था पिछली वाली गति में, ये वाली गति में इस बिंदु का हमने जब निर्देशांक लिया इस बिंदु का, तो इस बिंदु का जो निर्देशांक था इसको हमने y कहा। क्यों भाई y क्यों कहा, प्रारंभिक बिंदु ये था तो इसके निर्देशांक को y1 कहते, और ये अंतिम बिंदु हुआ हमारे इस गति के लिए, a से p तक की गति के लिए, तो फिर इसको y2 क्यों नहीं कहा, क्यों नहीं कहा, क्योंकि y1 का मान 0 हो गया। जब किसी एक निर्देशांक का मान 0 हो गया तो दूसरे को 2 कहने की जरूरत नहीं होती, फिर उसको आप नॉर्मल y भी कह सकते हो। तो ऐसे ही हमने यहां पर भी लिखा है। अब अगर मैं इस क्षैतिज गति के लिए प्रक्षेप्य के पथ का समीकरण निकालना चाहूं, फिर से कर रहे हैं हम ये सारी चीजें जो भी हमने निकाली थी, एक बार फिर से कर रहे हैं। प्रक्षेप्य के पथ का समीकरण निकालना चाहूं तो ये चित्र को ध्यान से देखिएगा, ओ बिंदु से इस बिंदु को मैं ओ नहीं नाम दे करके ए नाम दे रहा हूं और इसको मैं बी नाम दे रहा हूं। ए से बी तक की गति के लिए हमारे पास में समीकरण होता है x बराबर यू एक्स टी प्लस 1/2 ए एक्स टी स्क्वायर, और y बराबर होता है y बराबर यू आई टी प्लस 1/2 ए वाई टी स्क्वायर। अगर आपने पिछली क्लासेस ठीक से अटेंड करी है तो मैंने आपको उस समय भी बताया था कि ये x नहीं होता है, ये होता है डेल x, और ये y नहीं होता है, ये होता है डेल y, ठीक है। और हमने देखा भी था कि डेल x की जगह हमने x क्यों लिखा था, क्योंकि इसका एक निर्देशांक x था और दूसरा 0 था, तो x में से 0 घटाने पर हमारे पास में x आया। तो x वास्तव में डेल x था और y जो था वो वास्तव में डेल y था। तो अब मैं इनको सही रूप में लिख रहा हूं, ठीक है। तो अब हम यहां पर क्या करेंगे, ये जो डेल x और डेल y है इसी से अपन इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। पर मैं कुछ बिगिनिंग वाली चीजें यहां पर देखो बता देता हूं आपको, बिगिनिंग वाली चीजें देख लेते हैं हम। अब अगर मैं यहां पर डेल x और डेल y का मान निकालना चाहूं तो सबसे पहले तो मैं डेल x का मान निकालूंगा। तो डेल x का जो मान है वो हमारे पास में कितना होगा, तो हम कहेंगे भाई प्रारंभिक बिंदु, ये प्रारंभिक बिंदु है, ये प्रारंभिक बिंदु है ए बिंदु, ठीक है ना, ए बिंदु। ये कौन से अक्ष पर है बच्चों, डेल x बराबर क्या होगा, x2 माइनस x1, यही होता है भाई, अंतिम बिंदु का निर्देशांक माइनस प्रारंभिक बिंदु का निर्देशांक। अब अंतिम बिंदु कौन सा है, बी बिंदु, और प्रारंभिक बिंदु कौन सा है, ए बिंदु। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स बी माइनस एक्स ए, एक्स बी माइनस एक्स ए का मतलब बी बिंदु पर एक्स निर्देशांक और ए बिंदु पर एक्स निर्देशांक, ठीक है। तो बी बिंदु पर एक्स जो निर्देशांक है उसको अपन ये दूरी है,
इसको अपन x मान लेते हैं, बाद में अपन इस x को कोई नाम देंगे, वो अलग चीज है। बी बिंदु पर जो निर्देशांक है ये हो गया x, ठीक है, माइनस ए बिंदु का निर्देशांक, ए बिंदु पर x निर्देशांक कितना होगा? जीरो, क्योंकि ये ए बिंदु कहां पर है? y अक्ष पर है। जब y अक्ष पर ये बिंदु हो तो x निर्देशांक जीरो होता है। तो डेल x का मान आपके पास में फिर से x आ गया, ठीक है, डेल x का मान आपके पास में फिर से क्या क्या है? x आ गया, ठीक है ना, ध्यान से समझना मेरी बात को। अब अगर मैं डेल y का मान निकालना चाहूं तो डेल y बराबर कितना होगा? तो डेल y बराबर होगा y2 माइनस y1। अब y2 कौन है? b बिंदु। y1 कौन है? a बिंदु, ठीक है। अब b बिंदु पर y निर्देशांक कितना है? b बिंदु कौन से अक्ष पर है? y b बिंदु x अक्ष पर है। जब भी कोई बिंदु x अक्ष पर हो तो उसका y निर्देशांक जीरो होता है, यानी b बिंदु पर y का निर्देशांक कितना आएगा? जीरो, ठीक है, माइनस ए बिंदु कौन से अक्ष पर है? y अक्ष पर है। जो बिंदु जिस अक्ष पर हो, उस अक्ष पर उसका मान कुछ ना कुछ होता है, तो इसका मान y हमने लिख दिया। तो डेल y का मान अपने पास में कितना आ गया? माइनस y नहीं, माइनस का y, ठीक है। तो अब देखो, पिछले वाले और अब वाले, जो हमने शुरू में प्रक्षेप्य गति पढ़ी और अब वाली जो प्रक्षेप्य गति पढ़ रहे हैं, जिसमें हम क्या कह रहे हैं? किसी पिंड को किसी h ऊंचाई से फेंका जाए, h ऊंचाई से क्षैतिज दिशा में फेंका जाए, तो उसकी गति के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो उसमें अंतर क्या आ गया? पहला अंतर तो ये आ गया कि पिछली वाली जो हमने प्रक्षेप्य गति पढ़ी थी, जिसमें धरातल से फेंका जाता था, उसमें डेल x का मान x आता था और डेल y का मान y आता था। लेकिन यहां पर डेल x का मान तो x ही है, डेल y का मान माइनस y हो। एक चीज आ गई हमारे पास में, ठीक है। अभी इसको अपन काम में लेंगे। अब अपन निकालते हैं ux का मान। तो ux बराबर होता है u cos थीटा। हमने देखा कि जब भी किसी पिंड को हम क्षैतिज दिशा में फेंकेंगे तो क्षैतिज से इसका कोण कितना आएगा? जीरो। क्षैतिज दिशा में क्षैतिज से कोण जीरो होता है। हम जो कोण निकालते थे थीटा, वो कौन सी दिशा से निकालते थे? क्षैतिज दिशा। इधर फेंकता तो ये और कम होता है, इधर फेंकता तो और कम होता है, क्षैतिज दिशा में फेंक दूंगा तो जीरो हो जाएगा। तो कोण का मान जीरो रख दो, ux बराबर हो जाएगा u cos जीरो। cos जीरो का मान 1 होता है, तो u इंटू 1 बराबर हो जाएगा u। तो ux का मान आपके पास में u आ गया। और ऐसे ही अगर मैं uy का मान निकालना चाहूं तो uy का जो मान है वो हमारे पास में हो जाएगा uy बराबर u साइन थीटा। साइन थीटा में थीटा की जगह जीरो रख दो, साइन जीरो का मान जीरो होता है, तो uy का मान हो गया जीरो, ठीक है। तो अब हमारे पास में uy का मान भी आ गया, ठीक है ना। अब देखो हमारे पास में क्या क्या चीजें आ गई है। हमारे पास में पहली चीज तो आ गई है डेल x बराबर x। दूसरा आया डेल y बराबर माइनस का y, ux बराबर u और uy बराबर जीरो, ax बराबर जीरो और ay बराबर। अब ay का मान निकालना। देखो पिंड को हम फेंक रहे हैं किसी भी दिशा में, लेकिन अभी भी बल तो नीचे की दिशा में है, यानी माइनस y दिशा में ही है, तो ay का मान अभी भी माइनस g ही होगा। ये हमने पिछली बार थोड़ी सी मिस्टेक कर दी थी, मैंने गलती से प्लस g बोल दिया था। ay का मान अभी भी माइनस g ही होगा। अब हम यहाँ पर बारी बारी से सारी चीजें ज्ञात करेंगे। सबसे पहले तो हम ज्ञात करेंगे प्रक्षेप्य के पथ का समीकरण, फिर हम ज्ञात करेंगे उड्डयन काल, फिर हम ज्ञात करेंगे दूसरी अन्य चीजें, ठीक है। तो प्रक्षेप्य के पथ का समीकरण हम देख लेते हैं। यहाँ पर क्या प्रक्षेप्य के पथ के समीकरण की हम बात करें तो प्रक्षेप्य के पथ का समीकरण ज्ञात करने के लिए हम काम में लेंगे x बराबर uxt प्लस 1/2 ax टी स्क्वायर। अब देखो x की जगह हमको यहाँ पर क्या काम में लेना है? डेल x की जगह डेल x u बराबर uxt प्लस हाफ ax टी स्क्वायर। अब ये डेल x का मान कितना है? तो हम कहेंगे भाई डेल x का मान तो x है, बराबर ux का मान कितना है? u है, t की जगह t है, t की जगह t है, ठीक है, प्लस 1/2 ax की जगह जीरो है और ये टी स्क्वायर। तो क्या आ गया आपके पास में? x बराबर u इंटू टी। तो t बराबर x अपॉन u, ये अपने पास में t का मान आ गया। अब हम y वाली समीकरण लिखते हैं। तो y वाली समीकरण क्या है? डेल y बराबर uy t प्लस 1/2 ay टी स्क्वायर। डेल y का मान कितना है? माइनस का y बराबर
यू वाई का मान 0 इंटू टी प्लस 1/2 ए वाई का मान माइनस का जी और टी की जगह टी स्क्वायर। ठीक है, इसी तरीके से आपको इसको कॉपी भी करना है, जिस तरीके से मैं लिखता जा रहा हूं। इस पीडीएफ के थ्रू कॉपी नहीं करना है आपको, ये ध्यान रखना। पीडीएफ के थ्रू केवल चित्र बनाना और बिगनिंग की चीजें लिखनी है। ठीक है ना, मैं भेज दूंगा वैसे इसके नोट्स आपको। तो ये आपके पास में आ जाएगा माइनस का वाई बराबर, ये माइनस बाहर आ गया, पहला पद तो 0 हो गया, माइनस बाहर आ गया 1/2 जी, और ये जो टी है, टी की जगह हमने लिख दिया x अपॉन यू का होल स्क्वायर, यानी x स्क्वायर यू स्क्वायर। ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो y बराबर आ गया आपके पास में जी। पीयूष चौधरी अपना माइक ऑफ करो, पीयूष अपना माइक ऑफ करो। जी अपॉन 2 यू स्क्वायर, युवराज तेली माइक ऑफ करो अपना, एक एक को कहना पड़ेगा कि मुझे अलग अलग। जी अपॉन 2 यू स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, तो y इज प्रोपोर्शनल टू आ गया हमारे पास में एक्स स्क्वायर। ये किसको बताता है? परवलय के समीकरण को। यानी कि हम ये कहेंगे कि किसी ऊंचाई से जब किसी पिंड को क्षैतिज फेंका जाता है तो उसका पथ भी परवलाकार ही होता है। अब हम यहाँ पर निकालने वाले हैं उड्डयन काल। उड्डयन काल निकालेंगे तो देखो, उड्डयन काल के लिए हम क्या कहेंगे, ये पिंड है, इसको h ऊंचाई से फेंका गया और ये यहाँ पर आए, तो समीकरण हमारे पास में क्या है? हमारे पास में एक समीकरण है डेल वाई बराबर यू वाई टी प्लस 1/2 ए वाई टी स्क्वायर। अब डेल वाई का मान कितना है? तो डेल वाई को अपन लिख सकते हैं y2 माइनस y1, y2 माइनस y1। ठीक है, मैं थोड़ा सा अब इसमें अलग तरीके से लिख रहा हूं इसको। यू वाई का मान कितना है? 0। ठीक है, स्मॉल टी प्लस 1/2 ए वाई का मान माइनस का जी है इंटू टी स्क्वायर। ठीक है, यानी ये हम जो गति ले रहे हैं वो कौन सी गति ले रहे हैं? ए से बी तक की गति के लिए। अब ए से बी तक की गति में ए बिंदु पर जो y निर्देशांक है उसको आप या तो y मान सकते हो या ऊंचाई h मान सकते हो। ए बिंदु पर जो निर्देशांक यानी प्रारंभिक निर्देशांक जो है y का, उसे y भी मान सकते हो और h भी मान सकते हो। ठीक है, तो हमने y2 यानी बी बिंदु पर y निर्देशांक, बी बिंदु पर y निर्देशांक 0 है, माइनस y1 का मान कितना है? या तो इसकी जगह y लिख दो, और y नहीं लिखना चाहो तो y की जगह आप क्या लिख सकते हो? h भी लिख सकते हो। तो 0 माइनस h बराबर पहला पद हो गया 0, ये माइनस बाहर आ गया 1/2 जी इंटू टी स्क्वायर। ये टी क्या है? ए से बी तक की दूरी तय करने में लगा समय, यानी ये टी ही उड्डयन काल है। तो इसको अपन उड्डयन काल को कैपिटल टी के रूप में भी लिख सकते हैं चाहे तो, और स्मॉल टी भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। मैं स्मॉल टी ही रहने दे रहा हूं इसको। ठीक है, तो ये हमारे पास में उड्डयन काल का मान देखो यहां से कैसे आएगा। 0 माइनस एच बराबर हो जाएगा माइनस का एच बराबर माइनस का 1/2 इंटू जी इंटू टी स्क्वायर। माइनस से माइनस कैंसिल, 2 ऊपर चला गया और जी नीचे आ गया, तो आपके पास में क्या आ जाएगा? h के साथ में तो आ गया 2 और ये g नीचे आ गया, तो दूसरी तरफ क्या रह गया? ओनली टी स्क्वायर। तो टी स्क्वायर बराबर हो गया 2h, टी स्क्वायर बराबर 2h अपॉन जी। ठीक है, तो अगर आपसे पूछते कि जो t है उसका मान कितना होगा, तो t का मान कितना हो जाएगा? देखते हैं, उड्डयन काल का मान कितना हो जाएगा? ओनली t का मान, तो इसका अंडर ले लो, ये हो जाएगा स्मॉल ऑफ टी बराबर अंडर रूट ऑफ 2h अपॉन जी। ये हमारे पास में उड्डयन काल का मान आ गया। अब अगर मैं यहां पर क्षैतिज परास निकालना चाहूं तो, क्षैतिज परास निकालना चाहें तो हमको थोड़ा सा दूसरा समीकरण काम में लेना पड़ेगा क्षैतिज परास के लिए। क्षैतिज परास हमारे पास में एक समीकरण और है, डेल एक्स बराबर यू एक्स टी प्लस 1/2 ए एक्स टी स्क्वायर। ठीक है, हम क्या कहेंगे? ए से बी तक की गति के लिए, और ए से बी तक बिंदु दिखाने भी हैं आपको चित्र में। ठीक है, गति के लिए ए से बी तक की गति के लिए हम क्या कहेंगे? डेल एक्स बराबर हो जाएगा x2 माइनस x1 बराबर यू एक्स की जगह u इंटू टी प्लस 1/2 ए एक्स की जगह 0 इंटू टी स्क्वायर। अब x2 क्या है? बी बिंदु पर x निर्देशांक, तो ये जब पिंड को आपने किसी ऊंचाई से फेंका और ये बी बिंदु पर पहुंच गया, ए बिंदु से कहां पहुंच गया? बी बिंदु पर, तो बी बिंदु पर जो x निर्देशांक है उसे आप x भी कह सकते हो और इसी दूरी को हम परास भी कह सकते हैं, r।
यानी कि x2 का मान r भी हो सकता है और x भी हो सकता है, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन अभी हमें परास निकालनी है इसलिए हम x2 की जगह लिखेंगे r। जब समीकरण निकालनी थी पथ की समीकरण तो हमने x लिखा, माइनस x1 यानी a बिंदु, इस बिंदु पर x निर्देशांक 0 है, बराबर u इंटू टी, दूसरा पद तो 0 हो गया तो r बराबर क्या आ गया, u इंटू टी। ठीक है, r बराबर u इंटू टी, अभी सॉल्व नहीं हुआ ये हमारा, r बराबर u इंटू टी, r बराबर u इंटू टी। u इंटू टी में t क्या है, a बिंदु से b बिंदु तक आने में लगा समय, वो तो अभी हमने निकाला, उड्डयन काल के बराबर होता है, कितना होता है, t बराबर अंडर रूट ऑफ 2h अपॉन जी। ये रख दो यहां पर, तो r बराबर क्या आ जाएगा, u इंटू अंडर रूट ऑफ 2h अपॉन जी। तो ये जब भी किसी पिंड को h ऊंचाई से फेंका जाएगा तो क्षैतिज परास का सूत्र हम इस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। तो ये हमारे पास में दोनों तरह की प्रक्षेप्य गति थी जो हमने पढ़ी है अभी तक। एक, जब किसी पिंड को धरातल से फेंका जाता है तो क्षैतिज गति या प्रक्षेप्य गति जो होगी उसके लिए अधिकतम ऊंचाई या क्षैतिज परास या उड्डयन काल के मान क्या होंगे, और जब किसी ऊंचाई से फेंका जाता है तो परास का मान क्या होगा। अब यहाँ पर हमने अधिकतम ऊंचाई नहीं निकाली, क्यों नहीं निकाली, कि जब भी किसी पिंड को ऊंचाई से आप फेंकोगे क्षैतिज दिशा में तो ये इससे ज्यादा ऊंचा तो जा ही नहीं सकता, ऊपर फेंकते तो ऊंचा जा सकता था, तो अब इससे ऊंचा तो जा ही नहीं सकता, यानी जिस ऊंचाई से फेंक रहे हो वो खुद ही अधिकतम